नमस्कार जी, आज हमारे बीच में मिस्टर पंकज उभरती हुई शक्तियों के टॉपिक में से चाइना के राइज के बारे में हमें ज्ञान देंगे। अब आपके सामने पेश है मिस्टर पंकज, बोलिए सर। तो आज हम बात करेंगे चाइना के उत्थान के कारण। आखिरकार चाइना जो आज हम देख रहे हैं यहाँ तक पहुँचा कैसे। तो चाइना के उत्थान की बात हम 1949 के बाद करेंगे, जब से उसको आज़ादी मिली या क्रांति हुई। गुड। तो उसमें दो एरे आते हैं, एक आता है माओ का युग, एक आता है डेंग का युग। डेंग का। तो माओ का युग जो है 1949 से 1976 के बीच में शुरू हुआ, जिसे स्वतंत्रता की नींव भी रखी उसने, और राष्ट्र एकीकरण जो किया उसने, एक ही पार्टी का, जो कम्युनिस्ट पार्टी का, उसी का वर्चस्व रखा, और इसको करने में वो सफल भी हुआ। गुड। और उसकी कई नीतियाँ ऐसी थी जो असफल रही। उनमें से एक थी ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जो उसने 1958 से 62 के बीच में चलाई। ग्रेट लीप फॉरवर्ड वो असफल रही है। अच्छा, उसमें जो सामूहिक खेती पर ज़्यादा जोर दिया गया था, लेकिन सामूहिक खेती के कारण जो है चाइना में अकाल पड़ गया और चाइना जो है बर्बाद हो चुका था। और उसके बाद कल्चर रेवोल्यूशन लाने की सोची उसने लाल सैनिक जो है एक सही उसकी संगठन की जो रचना की, और जब रचना की उसने उनको ऐसा बोला कि रिवाज और जो पुराने रिवाज नष्ट करो, विचारों को नष्ट करो और लोगों को बहुत और इसमें भी जो है चाइना का बहुत बुरा हाल हुआ। उसके बाद उसने विदेश नीति भी, उसने जो अपना वर्चस्व बनाना चाहता था, और जो है अमेरिका जैसे जो उस समय के पावरफुल देश थे उन पर जो है धाक जमाना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और उसके संबंध जो है अमेरिका के साथ खराब हो गए। अच्छा, देखो आपने हमको उसकी दो तीन नीतियाँ बताई। एक बताई ग्रेट लीप। यस सर। रुको मिल गए थे। एक देखो बच्चों, बाकी बच्चे भी सर्च करो इसको, बहुत अच्छा टॉपिक इन्होंने बताया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ये क्यों फेल हुई, क्या थी, है ना। और एक बताया इन्होंने कल्चरल रेवोल्यूशन। जो हिस्ट्री वाले बच्चे हैं उनको तो विशेष क्या था ये, है ना, शाबाश। और फिर विदेश नीति बता रहे थे आप। विदेश नीति में सर यूएसए पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था, लेकिन इसमें असफल रहा। और परिणाम ये निकला कि राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन आर्थिक रूप से जो है चीन बहुत पिछड़ चुका था। बहुत बड़ी बात बोली आपने। उसके बाद हम बात करते हैं डेंग जियाओपिंग की। डेंग जियाओपिंग, जिसे सुधार काल के रूप में माना जाता है, जो इसका एरा रहा। गुड। इसकी भूमि की बात करें तो 1949 में जब चीन आज़ाद हुआ तो उस समय वहाँ कम्युनिस्ट क्रांति आई, और कम्युनिस्ट क्रांति में माओ ने जो भी किया उससे जो है देश बहुत पीछे पहुँच चुका था। उस समय जो है अकाल पड़ गया चाइना में और लाखों करोड़ों लोग मारे गए। इसीलिए 1976 में जब माओ की मृत्यु हुई तब डेंग जो एक नई शक्ति के रूप में उभरा, और उसने अनेकों कार्य किया। पहला है सुधार और खुलेपन की नीति। सुधार और खुलेपन की नीति। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। रिफॉर्म एंड ओपनिंग, जो कि इसने 1978 में लाई। डेंग कहता था कि विचारधारा से ज़्यादा विकास जरूरी है, कि विचारधारा कोई सी भी हो, विकास महत्वपूर्ण है। वाह, मतलब कि कम्युनिस्ट है हम, ठीक है, पर जरूरी है गरीबी से बाहर है ना। वाह, क्या बात। इसीलिए उन्होंने आर्थिक प्रयोग किए, और पहले समाजवाद ये पहले थे जो समाजवाद से वर्जित थे। अच्छा, गुड। और कृषि सुधार। डेंग की बात करें तो इन्होंने हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम लाया 1979 में, जो माओ के द्वारा चलाई गई सामूहिक खेती थी उसको समाप्त किया, और सब किसान को अलग अलग जमीन दी और खेती करने को कहा। इससे एक तो उत्पादन में जो वृद्धि आई, जो खाद्य संकट था वो कम हुआ। देखो कितनी बात, मैं बहुत समय तक बच्चों को गलती पढ़ाता था। मुझे याद रहा कि चाइना में माओ ने सबकी ज़मीनें छीन ली और फिर कलेक्टिव फार्म बनाए, पर ये बता रहे हैं डेंग ने सत्ता पे आने के बाद ज़मीन उसकी है, स्टेट की है, पर परिवार को दे दिया, परिवार चलाएगा खेत। यानी कि उन्होंने माना कि समाज की तुलना में परिवार बेटर अपने खेत को चला सकता है। बहुत बड़ी बात है, शाबाश बेटे। डेंग ने किसानों की अनुमति से एक हिस्सा तय किया, कर लेंगे इतना, और वो कर लिया, और उत्पादन और इससे जो है देश की इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट मिला। जिसके नतीजे यही रहे, उत्पादन में तेजी आई, किसान अमीर होने लगे, और व्यापार जो खाद्य संकट था वो कम होता चला गया। शाबाश। फिर हम औद्योगिक उसकी तरफ जाएंगे तो उसमें औद्योगिक में छोटे निजी उद्योगों पर ज़्यादा जोर दिया, प्राइवेट उद्योगों पे। प्राइवेट उद्योगों पर, और सरकारी उद्योगों को सीमित करने के लिए सोचा, और कंपटीशन की भावना लाई। शाबाश। और लाभ ही प्रोत्साहन है, ऐसी सोच को अपनाया, मतलब प्रॉफिट कमाओ। शाबाश बेटा। उसके बाद उसने विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिखो बोला। अच्छा जरा आप समझ को मैं लिखता हूँ। पहले बेटा से कोई इतनी कोई डरने की जरूरत नहीं होती, इसमें एक वर्ड लिखना होता है। ये देखो, ये वर्ड बड़े फेमस कराया उन्होंने, SEZ। इकोनॉमिक्स के वजह जानते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
ठीक है। कौन है इकोनॉमिक्स का यहाँ? 2 लड़कियाँ 3 लड़कियाँ हैं। बेटा आप बताओ बीच वाली, इकोनॉमिक्स की है ना? नो? अच्छा चलो फिर भी सुना है आपने, क्या होता है ये SEZ? आप दोनों ने नो है? कोई बोलेगा क्या होते हैं SEZ? गैस वर्क, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो, शाबाश। सर ये एक ऐसी जियोग्राफिकल डिफाइंड एरिया होती है जहाँ पर कंपनीज को नॉर्मल इकोनॉमी से ज़्यादा टैक्स बेनिफिट्स, रिलैक्स्ड लॉज और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज मिलती है। शाबाश। मतलब एक ऐसा इलाका होगा देश का जहाँ पर अगर कंपनी पे बाहर 20% टैक्स लग रहा है, वहाँ 5% ही लगेगा, बिजली सस्ती मिलेगी, मतलब उद्योग को, हाँ, ताकि तुम उद्योग बढ़ाओ। शाबाश शाबाश। और उस समय जो है शेंजन हो गया, हाँ। शांतु हो गया, DMN हो गया, जुहाई जैसे क्षेत्रों को जो है SEZ घोषित कर दिया गया। हाँ, ये सारे जो क्षेत्र हमारे भाई बता रहे हैं हमारे को, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये चाइना के जो समुद्र के साथ जो क्षेत्र लगते हैं वो क्षेत्र है, आप देख सकते हैं दीदी, शेंजन और जो नाम लिया इन्होंने, ये सारे कौन से इलाके हैं? जो जापान और कोरिया के साथ जो चाइना का समुद्र का तटीय इलाका है, वो बड़ा इलाका डेवलप किया चाइना ने। समझे? इस विदेशी कंपनियां जो है चाइना में निवेश करना शुरू कर दिया। जो बेटा हमारा मैप कहाँ चला गया बोल का? गिर गया है? ओहो, कोई बात नहीं, ठीक है चलो अच्छा। ओके, इस और विदेश नीति की बात करें तो विदेश नीति में अमेरिका के साथ जो है फिर डेंग ने जो है अच्छे संबंध बनाना शुरू कर दिए। शाबाश। और 1979 में चीन ने आधिकारिक रूप से जो है राजनीतिक संबंध बनाए अमेरिका के साथ। बहुत बढ़िया। और इससे जापान और यूरोप में उसका व्यापार बढ़ा हाँ। और वैश्विक बाजार से जुड़ गया ऐसे चीन। शाबाश। और डेंग के 4 आधुनिकरण जो पिलर मानता है अपने को, अच्छा। 4 आधुनिकरण, 4 मॉडर्नाइजेशन। शाबाश। तो इसमें है कृषि, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, उद्योग, रक्षा, डिफेंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वाह। तो कृषि में उसने वही है कि जो है सामूहिक खेती को बंद किया, और उद्योगों के में उसने स्पेशल इकोनॉमिक जोन शुरू किए जिससे जो है उद्योग और पनपे। और उसके बाद रक्षा, डिफेंस सेक्टर में आज चीन बहुत पैसा लगाता है। आज चीन चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश, अमेरिका के बाद, अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है जो डिफेंस में जो है बजट, सबसे बड़ा बजट है उसका। वाह। और विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसने अपने छात्रों को जो है और देशों में दी की जाओ, वहाँ की किताबें पढ़ो, वहाँ की चीज़ों के बारे में समझो, उसके बाद हमारे देश में आओ, उसके बाद विकास करो। शाबाश। अब इम्पैक्ट की बात करते हैं हम, डेंग का इम्पैक्ट क्या रहा चाइना पर। 1979 से 1979 के बीच में इसका लगभग काल रहा, और इस समय चीन की अर्थव्यवस्था ने लगभग 10% जो ग्रोथ की, और इससे 800 मिलियन लोगों को लगभग इसमें जो है गरीबी रेखा से बाहर निकाला, जो कि एक देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। हाँ, दुनिया में इतने सारे लोग कभी भी किसी देश में एक साथ गरीबी से बाहर नहीं आए। और इस समय चीन जो है दुनिया की फैक्ट्री बन चुका था, बहुत। और उसकी नीतियों की वजह से चीन ने उतना विकास कर लिया जितना कई देश 100 सालों तक नहीं कर सकते थे। क्या बात है। तो अब बात करते हैं हम डेंग की फिलॉसफी की, उसका दर्शन क्या था। तो डेंग का मूलतः वो व्यवहारिकता पर ज़्यादा जोर देता था, प्रैक्टिकलिटी है। प्रैक्टिकली था। अच्छा। और उसकी एक मशहूर कहावत थी, हाँ बोलो। कि बिल्ली काली हो या सफेद, बिल्ली काली हो या सफेद, अगर वो चूहे पकड़ती है तो वो अच्छी है। गुड, रुको एक मिनट, इसको यहाँ पूछते हैं हम इतिहासकारों से। यस मैडम, आप समझ गए क्या बोला उन्होंने? उनका एक वाक्य था, डेंग का, इतिहासकार है आप भी, कि बिल्ली काली हो या सफेद, जब तक वो चूहे पकड़ती है तो अच्छी है। बोलो इसका क्या अर्थ है? हम बिल्ली पालने से ले, ठीक है। आप बोलो बेटा क्या मतलब इसका? जब तक कोई काम करे तब तक वो अच्छा है ना, हमें उसके रंग से क्या फ़र्क पड़ता है। डेंग ने तो यही किया कि हम ठीक है, हम समाजवादी है, पर हम समाजवाद के नाम पे अपनी प्रगति नहीं रोक सकते। अगर समाजवाद से हम अमीर नहीं हो रहे तो हम पूंजीवाद को अपनाएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? चूहे पकड़ना, मतलब रोटी कमाना, मतलब अमीर होना। तो हमें अमीर होना है, तो ये व्यवहारिकता है। विचारधारा के नाम पे हम अपने को गरीब नहीं रख सकते बेटा। इसकी इस वाक्य में इसकी फिलॉसफी छुपी है बंदे की। आगे समाजवाद हो या पूंजीवाद, अगर वो विकास लाता है तो वो अच्छा है। शाबाश, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। आगे हम बात करेंगे फिर 1900, उसके बाद जो है माओ की डेथ हो गई। उसके बाद के काल की बात करते हैं हम, यानी 2000 के बाद की, जब जो चीन वैश्विक एकीकरण की ओर बढ़ चुका था। उस समय एक महत्वपूर्ण घटना हुई, जो है चीन WTO का आधिकारिक सदस्य बन गया था, और 11 दिसंबर 2001 को चीन उसका आधिकारिक सदस्य बना। इससे चीन को बहुत फायदे हुए WTO में शामिल होने को। नंबर 1, इसमें वैश्विक बाजार जो है उसकी पकड़ हो गई, एक्सेस हो गया, एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट।
जो है चीन दुनिया में लगभग सभी देशों में अपना माल आयात और निर्यात कर सकता था, बहुत बढ़िया। और जो इसमें बाधाएं आ रही थी वो WTO में शामिल होने के बाद कम हो गई। एक मिनट में रुक पूछते बोला, कोई बताएगा ये WTO क्या है? ये बता रहे कि चीन WTO में शामिल हुआ। हाँ बोलो। हैं जी, गुड, ये तो ठीक बताया, पर थोड़ा और बताओ होता क्या है इसमें, होता क्या था इसमें? गैस आप हिस्ट्री के हैं? फिर हाँ कोई बात नहीं, फिर भी क्या करते होंगे इसमें? सुना तुम? गुड, पर ट्रेड में कुछ और बातें, कुछ थोड़ा क्या करते, कुछ अंदर की बात बताओ, इसमें क्या करते? रूल्स बनाती है ट्रेड के लिए, रूल बनाती है। सर किसी को लोग उसका पालन कर सके। अमेरिका के डॉलर्स में सर मोस्टली इनकम। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो आप बड़े बड़े शार्प हैं बच्चे। मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ, ये कोशिश करता है कि कोई देश दूसरे देश पे गलत टैक्स ना लगाए, और हर देश के माल को दूसरे देश में जाने के लिए क्या मिले, एक्सेस मिले। ठीक है ना, बहुत बढ़िया हर्ष, आगे बोलो। और इससे निर्यात में भारी वृद्धि हुई। हाँ, और चीन इसमें दुनिया की फैक्ट्री बन चुका था। चीन एक तो सस्ता श्रम देता था, उससे और उत्पादन की क्षमता की वजह से जो है चीन ने कपड़े ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, मशीन जो है बड़े पैमाने पर निर्यात करने लगा। और आज के समय में देखें तो लगभग 50% जो है पूरे वर्ल्ड वाइड वो फैल चुका है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, WTO की जो है जैसे मेंबर बना, तो इससे जो है और कंट्रियों को उस पर विश्वास होने लगा। ठीक है, इस विश्वास के कारण कंट्रियां चीन में जाके निवेश करना शुरू कर दिया, और इससे चीन का विकास हुआ। उसके बाद रोजगार और विकास, जॉब एंड डेवलपमेंट, जिससे आप बताइए 800 मिलियन लोगों को लगभग गरीबी रेखा से बाहर निकाला, और इससे ग्रामीण आबादी बड़े पैमाने में शहरों में जो है ट्रांसफर हो गई। क्या बात बोली। देखो क्या हुआ चाइना में, चाइना के जो गरीब इलाके हैं वहाँ से लोग बड़ी संख्या में शहरों में जा कर के बस गए, और वहाँ से लोग ट्रेनों के माध्यम से गांव शहरों में आके मजदूरी भी करते हैं ना, और अच्छा कमाते हैं। इसको बोलते हैं हाइकू सिस्टम। हो सके देखो बोला है कोई सिस्टम ऐसा हाइकू? आगे बोलो, शाबाश बेटा। और लास्ट आर्थिक महाशक्ति की ओर एक कदम। जब जैसे ही जो है WTO का सदस्य बना चीन, उसने लगभग 10 से 15 सालों में इतना विकास कर दिया कि वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, और जापान को उसने 2010 में लगभग उसने पीछे छोड़ ओवरटेक कर दिया। और आज के समय में उसकी 19 कुछ ट्रिलियन उसकी इकोनॉमी है। उसके बाद हम बात करते हैं 2000 के वर्तमान टाइम की बात करते हैं। तो वर्तमान वही है, जापान को उसने पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। हाँ। और उसने 2010 के बाद एक सिस्टम लाया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। अच्छा, BRI का जो है हिंदी में से कहते हैं पट्टी और मार्ग पहल। इसकी घोषणा शी जिनपिंग ने 2013 में की थी, और इसका मेनली उद्देश्य ये था कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप में सड़कें, रेल, बंदरगाह, जो भी पाइपलाइन है और डिजिटल नेटवर्किंग से चीन के साथ जोड़ना। इसमें बेल्ट और रोड का कुछ मतलब है। इसमें बेल्ट का मतलब है सिल्क रोड इकोनॉमी बेल्ट, जो जमीन के रास्ते में जो है और देशों के साथ कनेक्शन स्थापित करना। रुको, इसको पूछते इतिहासकार है हमारे बीच में। हाँ बच्चों, इतिहास में सिल्क रोड किसको कहा गया, सुना आपने कभी? सिल्क रोड देखो ज़रा, कोई बात नहीं, आपने सुना है सिल्क रूट? फेमस सिल्क रूट सुना है? मध्यकाल में सिल्क रूट था बच्चों, जिसमें चाइना, इंडिया जुड़ा हुआ था, और यहाँ से माल ज़मीन होके कहाँ जाता था? यूरोप। प्राचीन व्यापार का रास्ता है सिल्क रूट। देखो बोला था सिल्क रूट है ना, एशियन टाइम में था। पढ़ोगे थोड़ा, क्या बोलते, पढ़ो जरा सुनो। The term Silk Road referred to an ancient network of trade routes that connected the east and west. It wasn't a single road, but rather a system of interconnected overland and sea paths that facilitated economic, culture and political interaction between civilization in Asia. हाँ, मतलब ये वो रास्ता था कुछ चाइना होके, जो हमारा ये कुल्लू है ना, कुल्लू भी इसका पार्ट था, और ऊपर जाके ये खुतान, यारकंद, चाइना का जो टकला मकान डेजर्ट है देखना, वहाँ होके आते थे, और वो यहाँ भी आते, यहाँ से सामान जाता था, और ये पेशावर और ये पाकिस्तान होके फिर ऊपर से रशिया होके ये यूरोप पहुँचता था सामान, और वहाँ से सामान यहाँ आता था। ये प्राचीन व्यापार का रूट है सिल्क रूट। तो चाइना बोलता है मैं उसके केंद्र में था, अब मैं दोबारा से विश्व को अपने साथ जोड़ने की क्या कर रहा हूँ, कोशिश। पढ़ना बेटा इसकी हिस्ट्री वाले बच्चों, सिल्क रूट के बारे में पता करो, बोलो शाबाश। और रोड का मतलब है मैरीटाइम सिल्क रोड, जो समुद्री मार्ग से चीन दक्षिण पूर्व एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप को जो बंदरगाह बना के देता था और अपना ट्रेड चलाता था। बहुत सुंदर। BRI के कुछ लक्ष्य थे चीन के, वो अपना व्यापार बढ़ाना चाहता था, वो वर्ल्ड वाइड अपना जो है अपनी छाप छोड़ना चाहता था, अपना
जो है फैक्ट्रियाँ लगाना चाहता था। गुड। देशों के बीच में सेवाओं का आदान प्रदान करना चाहता था, जिससे उसका निवेश भी बढ़ेगा और उसमें विकास भी होगा उसके देश में। गुड। इससे चीन का राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ने लगा। देशों पर जो है जब वो उसमें विकास करता था तो देश क्या उसकी साइड होने लगे, जो जहाँ जहाँ वो विकास करता था। बिल्कुल। और इसमें उस समय लगभग आज के समय में बात करें तो 150 से ज़्यादा देश जो है शामिल हो चुके हैं। और इसका मेनली उद्देश्य यही है एशिया और अफ्रीका में जो है प्रोजेक्ट्स लगाना बड़े बड़े। इसकी समय समय पर आलोचना भी होने लगी, होती रहती है। इसमें पहला आलोचना का वो है कर्ज जाल। जो है चीन तो दे देता है पैसे कि लगाओ, बंदरगाह बनाओ या सड़कें बनाओ, लेकिन जब चुकाने की बात आती है तो वो देश उतना आर्थिक रूप से स्टेबल नहीं होता है और स्टेबिलिटी के कारण वो पैसे चुका नहीं पाता है, जिसके कारण जो है चीन इसको हड़प लेता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं श्रीलंका का एक पोर्ट है हम्बनटोटा पोर्ट। शाबाश, हम्बनटोटा। हाँ जी, उसके लिए चीन ने पैसा दिया और कहा श्रीलंका को कि बनाओ, विकास करो। लेकिन जब चुकाने की बारी आई तो श्रीलंका चुका नहीं पाया। और चुका नहीं पाया तो चीन ने जो है वो 99 ईयर के लिए लीज पर ले लिया और अब अपना ट्रेड एंड कमर्स चलाता है वहाँ पर। शाबाश। उसके बाद इससे जो है पर्यावरण भी बहुत प्रभावित हुआ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगने लगे। आज के समय में जो है चीन दुनिया का सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश है, अगर देखा जाए। और उसके बाद बात करते हैं हम विश्व स्तर पर जो चीन के उत्थान से क्या आखिर इम्पैक्ट पड़ा, क्या असर पड़ा। तो इसमें नंबर 1 है सप्लाई चेन का सेंटर। आज के टाइम में जो है चीन दुनिया का सप्लाई सेंटर बन चुका है। चीन से मतलब आज के टाइम में चीन पूरी दुनिया को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, सारी चीज़ें देता है। कपड़ा ले लो, स्टील ले लो, हाईटेक चीज़ें ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो। रेयर अर्थ भी इनके पास है, इसको बोलते हैं रेयर अर्थ बेटा, वो भी इनके पास है। झगड़ा हो रहा है। और बल्कि देखो एक कारण देखो बच्चों, अभी टैरिफ किस पे लगा? इंडिया पे लगा ना, चाइना पे नहीं लगाया उसने। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि चाइना से कई ऐसी चीज़ें ले रहा है वो अमेरिका। अगर वो लगाएगा तो उससे अमेरिका को मुश्किल, मतलब चाइना ने अपना स्तर इतना ऊपर कर लिया है कि उसके बिना आज अमेरिका का गुजारा नहीं हो रहा। शाबाश बेटा। और सर चाइना जो है सस्ता उत्पाद देता है। सस्ता उत्पाद ऐसा कि अगर जो देश सस्ता उत्पाद देता है उससे महंगाई कम होती है। और इसके कारण जो है जो इंटरनेशनल उसमें जो महंगाई है वो कम रहती है हमेशा। और बाजार के रूप में चीन आज के समय में 1.4 अरब की आबादी है जो है चाइना में, और यह सबसे बड़ा उपभोक्ता जो बाजार बन चुका है चाइना सही आज के टाइम। और इसमें ऐसा प्रतिस्पर्धा दे रहा है। आज के टाइम में चाइना की सस्ती चीप मटेरियल जो है पश्चिम देशों के जो है महंगे क्वालिटी वाले प्रोडक्ट को भी जो है टक्कर दे रहा है। और उसके बाद हम बात करते हैं वित्तीय और निवेश प्रभाव। वित्तीय निवेश प्रभाव में वही उसने बेल्ट रोड इनिशिएटिव लाया। एशिया, अफ्रीका, यूरोप जैसे देशों में अपने बंदरगाह लगाए, अपने सड़कें बनाई, जिससे उसका व्यापार और एक्सपोर्ट हुआ। ऐसे से उन देशों का विकास तो हुआ, पर कई देश इसमें कर्ज जाल में फंस गए। और उसके बाद चीन चाह रहा था कि वो अपनी मुद्रा चलाए, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुआ। ट्रेड करने में वो अपनी मुद्रा युआन को करना चाहता था डॉलर के मुकाबले। बहुत बढ़िया। उसमें टेक्नोलॉजी में भी जो है चीन बहुत आगे। आज के टाइम हम टेक्नोलॉजी में बात करें, आपको 5G स्पेक्ट्रम की बात करें, AI मॉडल्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात करें, जो है चीन बहुत आगे है। बिल्कुल। इस टाइम चीन की जो एक कंपनी है BYD, सुना है, भारत में भी आती है BYD, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी अब वो बन गई है इलेक्ट्रिकल कार मेकर, और उसने टेस्ला को भी ओवरटेक कर दिया है ना। शाबाश। वैसे वैश्विक प्रभाव है, जैसे हुआवे भी उसकी जो कि इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाती है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में या व्हीकल्स में जो चीज़ें ऐड होती है वो बनाती है। बिल्कुल। हमारी भी जो ये बेटा हुवाई बोला ना आपने, हुवाई सबसे बड़ी कंपनी चाइना की हुवाई। और ऐसी बोल रहे कि जो हमारी जो महिंद्रा की गाड़ी आई ना, अभी कौन सी गाड़ी आई महिंद्रा की जिससे लोग बड़े दीवाने हुए? XE X9 आई ना, एक गाड़ी नहीं देखी होगी आपने, आई अभी महिंद्रा की इलेक्ट्रिकल गाड़ी आई बड़ी महंगी। टाटा हैरियर भी आई इलेक्ट्रिकल। इन सब के असल में जो पुर्जे हैं ना अंदर बिजली वाले बैटरियाँ, वो कहाँ से आ रही हैं? चाइना से। नाम जरूर मेड इन इंडिया है, पर उनका बहुत सा पुर्जा कहाँ से आ रहा है? चाइना से है ना बेटा। शाबाश। और अब विश्व स्तर पर शक्ति संतुलन में आज के समय में जो है अमेरिका और चीन हो गया है, क्योंकि दो पावरफुल नेशन है। आज के समय में जो इन दोनों के बीच में सैन्य तनाव, व्यापार, युद्ध होते रहते हैं आए दिन, लेकिन मतलब इम्प्लीमेंट नहीं करते, वो युद्ध करते नहीं, रियल में करते नहीं। पर है उनके बीच में कि इस देश को हमने नीचे करना है, लेकिन वो कर नहीं सकते। इससे जो है दो ध्रुवीय व्यवस्था लगभग आ चुकी है, चीन और USA।
बहुत बढ़िया। ऐसे क्षेत्रीय दबदबा बनते जा रहा है, जैसे दक्षिण चीन सागर हो गया, आप ताइवान ले लो, और हमारे साथ भी भारतीय सीमा के साथ भी इसके जो है विवाद चलते रहते हैं, कंफ्लिक्ट है। इसमें ये हुआ कि एशिया को इसने ऊपर उठाया, एशिया की आवाज़ बना। आज के समय में इसमें ब्रिक्स नामक एक संगठन बना है जिसमें चीन का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल। चीन ब्रिक्स में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। चीन की सबसे बड़ी जो है इकोनॉमी है उन ब्रिक्स के देशों में। बिल्कुल। सेना की बात करें बिल्कुल सशक्त है और आधुनिक मॉडर्न सेना है, और इसलिए उसने SCO जैसे जो संगठन बनाया जिसकी मीटिंग होती है, जिसमें रशिया, इंडिया, चाइना जैसे देश जो है मिलते हैं, अभी भी होने वाली है। बिल्कुल। और इससे इम्पैक्ट पड़ा है जलवायु पर्यावरण पर भी। आज के समय में देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा CO2 जो उत्सर्जक देश है चाइना बन चुका है, जिससे उसके जो मशहूर जो फेमस सिटीज़ है वो लगभग कभी कभी जो है कोहरे में होती है, 5-5, 6-6 दिन वहाँ पे कोहरा नहीं होता है, जिससे बहुत पॉल्यूशन हो गया है। और उसके बाद बात करते हैं हम दुनिया के लिए जो है चाइना ने अवसर भी दिया है और चैलेंजेस चुनौतियाँ भी दी है। कुछ अवसर ये है कि सस्ता उत्पाद, नई टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचा है उसी को जो है बढ़ाया है, और जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसको रोकने के लिए इसने बहुत कार्य किया। और चुनौतियों की बात करें तो व्यापार में असंतुलन फैलता जा रहा है, और राजनीतिक और सैन्य तनाव भी बढ़ता जा रहा है। लोकतंत्र, और इसमें मेन हो गया लोकतंत्र बनाम अधिनायक का मॉडल सामने आ चुका है। तो हम चीन के उदय के कुछ नुकसान के बारे में बात करते हैं। इसमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा USA और चीन जो होता है, जिसमें तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र में आप ले लो, सेना क्षेत्र में दोनों लगभग बराबर है, ठीक है। और उसके बाद कर्ज जाल, इसमें कर्ज जाल की डिप्लोमेसी बढ़ी, जिसमें BRI के तहत कई देशों को इसने लोन दिया, लोन चुका नहीं पाए, और उसके बाद वो चीज़ें जो बनाई थी वो हड़प दी। उसके बाद बात करें हम राजनीतिक मॉडल पसंद है। आज के समय में लोग मॉडल देखते हैं डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप। इसमें डेमोक्रेसी में भी विकास हो रहा है और डिक्टेटरशिप में भी विकास हो रहा है। अब देशों को समझना मुश्किल हो गया कि आखिर हम कौन सा मॉडल है कि हमारा देश जो है आगे बढ़े। क्या बात। और पर्यावरणीय चुनौतियों को वही है, CO2 उत्सर्जक देश है, जिससे वही है। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट भारत और चीन की बात, कि दोनों देश लगभग साथ में आज़ाद हुए, साथ में जो उनको आज़ादी मिली, जबकि चीन हमसे 2 साल बाद जो है आज़ाद हुआ। लेकिन आज चीन हमसे आगे खड़ा है। आखिर इसका पीछे क्या कारण है? तो हम स्वतंत्रता की बात करें तो भारत को स्वतंत्रता 1947 में मिली, और भारत ने डेमोक्रेसी को अपनाया और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। गुड। और चीन को लगभग 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है वहाँ पर क्रांति लाई, और उसके बाद वहाँ पर सामाजिक केंद्रीयकरण का मॉडल आया, केंद्रीकृत मॉडल आया, अपनाया। और उसके बाद हम बात करते हैं 1950 से 80 के दशक के बीच की बात। दोनों ने ही औद्योगिकरण, आत्मनिर्भरता पर ज़्यादा जोर दिया, लेकिन भारत ने जो है निजी क्षेत्र को थोड़ा सीमित कर दिया और सरकारी को थोड़ा ज़्यादा जोर दिया। लेकिन और हम चाइना की बात करें तो चाइना ने उद्योगों का राष्ट्रीयकरण शुरू कर दिया। बिल्कुल। और इसके बीच जो है 1950 और 80 के बीच में चीन और भारत के बीच रिश्ते खराब हुए। 1962 में युद्ध हुआ जिसमें चीन जो जीत गया। बिल्कुल। उसके बाद आर्थिक सुधार की बात करें हम 1980 के बाद 1980 के बाद चीन में तो 1978 में जो है डेंग सियाओपिंग आया, उसने नेतृत्व दिया, उसने मार्केट ओरिएंटेड सुधार किए, उसने विदेशी निवेश, निर्यात, आयात, इन सुधारों से चीन की अर्थव्यवस्था में तेजी पकड़ी। और आज के इस समय में चीन की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से लगभग 4-5 गुना ज़्यादा है। बिल्कुल सही बोला, 5 गुना ज़्यादा है। और हम भारत की बात करें तो भारत ने जो है भारत को लगभग थोड़ा लेट समझ आया। भारत ने 1991 में जो है मनमोहन सिंह के नेतृत्व में LPG लाया, और उसके बाद जो आर्थिक उदारीकरण शुरू हो गया। और चीन लेकिन उदारीकरण शुरू हो गया, लेकिन हमारी गति जो है चीन से बहुत कम थी। चीन की ग्रोथ पावर लगभग 10% थी, हमारी 5 से 6 के बीच में रही है। और जबकि चीन कई वर्षों तक 10% से अधिक वृद्धि दर से काम कर। क्या सर इसमें डेमोक्रेसी की भी विधा है ना, कि भारत में डेमोक्रेसी थी, वहाँ तानाशाही थी नहीं, यहाँ मनमोहन सिंह को इतना आसान नहीं था, मतलब नहीं था लोगों के बीच में। यहाँ लोग बोल सकते थे कि यहाँ से गलत है, ये गलत है, लेकिन चीन में ऐसा था कि जो सरकार ने इम्प्लीमेंट कर दिया उनको मानना नहीं पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल। फिर सामाजिक और मानव संसाधन, शिक्षा की बात करें तो भारत ने उसके बाद सेकेंडरी और हायर एजुकेशन को चुना, लेकिन चीन ने जो है टेक्नोलॉजी के लिए पर ज़्यादा, आधुनिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया, जिससे चीन घरेलू अगर
वो बेरोजगार भी है तो घरेलू रूप से अपने को सशक्त कर सकता है और रोजी रोटी कमा सकता है, अपनी जीविका चला सकता है। वाह। और उसके बाद करते हैं स्वास्थ्य की बात। तो बुनियादी ढांचे में जो है चीन बहुत आगे है। हमारे में स्वास्थ्य की बात करो, आप बिजली की बात करो, आवास की बात करो, चीन बहुत आगे पहुँच रहा है। हम वर्तमान स्थिति में अंतर करते हैं अर्थव्यवस्था में। चीन और भारत में अगर हम कंपेरिजन करें तो चीन कई चीज़ों में हमसे आगे है। जैसे ले लो जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक उत्पादन, निर्यात, आयात आदि चीज़ों में बहुत आगे पहुंच चुका है। लेकिन भारत ने जो है सेवा के क्षेत्र में जो है बहुत अच्छे कार्य किया है, उल्लेखनीय कार्य किया है। और आने वाले वर्षों में जो है भारत की जो है अर्थव्यवस्था में जो है बहुत बूस्ट मिला है। और आने वाले समय में जो है हम चीन के साथ कंपटीशन कर सकते हैं अगर इसी स्पीड से जो है हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता रहे। बिल्कुल सही। और सैन्य शक्ति की बात करें तो 1962 में जब युद्ध हुआ, लगभग चीन और इंडिया की लगभग बराबर थी सैन्य शक्ति। और लेकिन आज के समय की बात करें तो चीन बहुत आगे पहुंच चुका है और हम अभी बहुत पीछे हैं। तो एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगा कि भारत और चीन दोनों ही स्वतंत्रता साथ में हुई, दोनों ने ही सुधार किए। पहले जो शुरुआती दौर में जो है आर्थिक निजी क्षेत्र को उतना वो नहीं दिया, लेकिन बाद में चीन और भारत ने दोनों ने जो है निजी क्षेत्र को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। लेकिन चीन के सुधार बहुत ज़्यादा व्यापक थे, बहुत ज़्यादा व्यापक और तेज थे, जिससे जो है चीन आज भारत से कई मामलों में आगे। अंत में हम ये कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर जो है शक्ति संतुलन में जो है बदलाव आते रहते हैं कि हमें समय के साथ परिवर्तन लाना चाहिए, समय के साथ नीतियाँ बदलनी चाहिए, समय के साथ जो भी हमारे कार्यक्रम है उनको बदलना चाहिए, जिससे देश का विकास होगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया।